नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। अपर्णा यादव आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस बात के लिए पहले इत्तला कर चुकी थी कि वो आज बीजेपी में शामिल होंगी और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले बीजेपी नेता ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के आज बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी थी। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। उस समय समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अर्पणा यादव बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अपर्णा ने करीब 63,000 वोट हासिल किए थे। उधर रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर 2019 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी और सुरेश चंद्र तिवारी चौथी बार विधायक बने थे। बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से कई नेताओं को अपने दल में शामिल करवाया था, जिसके बाद अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की जवाबी कार्रवाई बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अर्पणा यादव जो है अपर्णा यादव, वो अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के यूपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक अनिल मिश्रा जी। अनिल जी, किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को आप देखते हैं और खासतौर पर बीते कुछ दिनों में जब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कई नेताओं को अपने पाले में किया, ऐसे में अखिलेश के घर में ही बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब नजर आ रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने में आ रहा था कि बीजेपी के कई मंत्री और कई विधायक लगातार भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो रहे थे, तो एक मैसेज जा रहा था कि जैसे भाजपा खाली हो रही है और सपा के लिए सब लोग टूट पड़े हुए हैं। तो भाजपा भी अंदर ही अंदर इन चीजों को देख रही थी, समझ रही थी और वो इसका तोड़ निकालने का प्रयास कर रही थी, जिसमें वो प्रथमतः सफल हुई थी। अगर आपको 4 दिन पहले याद हो तो मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को उन्होंने सीधे भाजपा में शामिल करा लिया था और उसी कड़ी के तहत, क्योंकि सपा के लोगों को तोड़ना इस वक्त थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सपा के उसमें विपक्ष के रूप में एक मजबूत पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी हुई है, तो उसको देखते हुए सपा के मेन प्रमुख जो मुलायम सिंह यादव, उनके घर में ही सेंध लगाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। वैसे देखा जाए तो अपर्णा यादव शुरू से ही मोदी जी की और योगी जी की प्रशंसक रही है। अगर पिछले 2 सालों का इतिहास देखें तो लगातार वक्त बेवक्त उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की है और योगी जी के कार्यों की प्रशंसा की है और कहीं न कहीं भाजपा के प्रति अपना झुकाव वो दिखाती रही है। लेकिन जब पिछली बार चुनाव हो रहा था तो सपा के टिकट में इसीलिए चुनाव लड़ाया गया था जिससे ये सपा में बनी रहे, लेकिन वहां से रीता बहुगुणा जोशी का जीतना और उसके बाद लगातार 2 साल से अपर्णा जिस तरह से अपने ही खेमे में एक तरह से बाइकआउट सी रहती थी, उसका एक पारिवारिक कुछ मामले थे जिसमें शायद वो दूरी बना के रखती थी या जो भी रीजन रहा हो, तो उसके तहत आज की डेट में भाजपा में ये पिछले काफी दिनों से चर्चा थी कि अपर्णा बीजेपी में शामिल होगी। जी अनिल जी, लेकिन इसको अगर चुनावी लहजे से देखे तो क्या ये एक सिंबोलिज्म की तरीके से बीजेपी इसको पेश कर रही है? क्योंकि अपर्णा यादव उस तरीके की राजनेता नहीं है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर दारा सिंह हो, जिनको सपा ने शामिल करवाया बीजेपी में। अपर्णा यादव को शामिल करके क्या बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अखिलेश पूरे प्रदेश को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन वो घर में ही विफल नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपका आकलन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि अपर्णा पिछले 1 महीने से रोज होता था कि आज नहीं कल ये शामिल हो जाएंगे। अभी 3 दिन पहले बिल्कुल क्लियर था, लखनऊ में इसकी तैयारी कर ली गई थी कि अपर्णा को इसमें शामिल करा लिया जाएगा। लेकिन पिछले अगर 15-20 दिनों में जिस तरह तेजी से माहौल बदला और एक के बाद एक 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कई विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दिया और वो सपा में शामिल हुई, तो जो एक माहौल बना दिया था सपा ने, उसको तोड़ने का एक चाल चला गया। इसीलिए अपर्णा को 2 दिन के लिए रोका गया और इस खबर को जोरों पर, जिसे कहते हैं जोरों पर प्रसारित करवाने का प्रयास
किया गया, उसमें सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया गया, मीडिया का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी प्रयोग किया गया, और उसी के तहत आज उसको एक बड़े कार्यक्रम के रूप में कहीं न कहीं एक पेश करने का, एक मैसेज देने का, जो प्रश्न आपने कहा कि क्या ये सिंबॉलिक है, हाँ, ये सिंबॉलिक के रूप में इसको प्रयोग किया गया है, और ये एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि केवल भाजपा छोड़ के ही लोग सपा में नहीं जा रहे, सपा के नेता भी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, और यहाँ तक कि मुलायम सिंह के परिवार के लोग सपा छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। तो ये जो मैसेज जाता है खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सपोर्टर्स को एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए कि अगर हमारी पार्टी से लोग जा रहे हैं तो उससे आप होपलेस निराश मत होइए, एसपी के भी लोग, सपा के भी लोग छोड़कर, उनके परिवार के लोग छोड़कर। अनिल जी, एक आखिरी सवाल है कि रीता बहुगुणा जोशी कह चुकी है कि वो अपने बेटे के लिए जो है लखनऊ कैंट की सीट जो है वो छोड़ेंगी अगर बेटे को पार्टी कहीं और से टिकट नहीं देती। अपर्णा यादव भी जब आखिरी चुनाव लड़ी थी तो रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ ही इसी सीट से लड़ी थी। ऐसे में अपर्णा यादव को क्या बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी? पहला सवाल ये है। और उतारेगी तो क्या बीजेपी की ये कोशिश होगी कि अखिलेश या फिर उनके किसी बहुत करीबी के सामने ही उतारा जाए? नहीं, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि अपर्णा भी इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आ रही है कि उनको लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने दिया जाए। अच्छा। और जैसा आपने बताया कि रीता जोशी भी उसी सीट के को लेकर अपने दावेदारी कर रही है, प्रयासरत है, हाँ। क्योंकि उसका कारण है कि लखनऊ कैंट में जो पहाड़ से आए हुए लोग हैं वो उनकी बहुतायत है, वो उस कॉलोनी में स्पेशली रूप से बसे हुए हैं, लगभग करीब 35,000 40,000 लोगों की संख्या है, जिसके कारण वहां पर इस तरह देखा जाता है कोई पहाड़ से ही बिलोंग करने वाला व्यक्ति वहां पर चुनाव लड़े। तो और लेकिन तीसरा एक और एंगल है कि चूंकि जो खबरों में है वो ये है कि राजनाथ के जो छोटे बेटे हैं नीरज सिंह, उनका भी लखनऊ कैंट से ही चुनाव लड़ने का एक प्रयास जारी है। तो इस तरह उस सीट पर काफी लोगों की दावेदारी है, जिसमें ये अपर्णा का सपा छोड़कर भाजपा में आना, और अगर वो कहती है कि नहीं मुझे कैंट से ही लड़ना है, तो मुझे लगता है कि शायद इनका मत ज्यादा भारी पड़ेगा। जिस ढंग से बीजेपी ने इनको ज्वाइन कराया है, जिस ढंग से बीजेपी इनको हाथों हाथ ले रही है, तो फिर मुझे लगता है कि उन दो लोगों की दावेदारी काटकर निश्चित रूप से इनको बीजेपी कैंट ठीक है उसमें उतारा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मिश्रा जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को सुबह सुबह झटका दिया है और सेंध लगी है मुलायम सिंह यादव के घर में, अखिलेश यादव के घर में, और अखिलेश यादव के भाई की पत्नी अपर्णा यादव अब बीजेपी की मेंबर बन चुकी हैं, बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण की 6 सीटें छोड़कर बाकी सभी पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी बीजेपी अब तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशियों के चयन के लिए दिल्ली में मंथन कर रही है। इसको लेकर 2 दिन से दिल्ली में केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही है। माना जा रहा है कि बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से लड़ाए जाने की घोषणा की है। साथ ही बीजेपी पहले और दूसरे चरण के कुल 113 में से 107 प्रत्याशियों के टिकट घोषित कर चुकी है। बची 6 सीटों के अलावा पार्टी ने तीसरे और चौथे चरण की 118 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी तय करने के लिए भी अंतिम रूप देने की तैयारियों में खुद को झोंक रखा है। इसी को लेकर सोमवार से ही उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की बैठक दिल्ली में लगातार जारी है। आपको बता दें कि 10 फरवरी से 7 चरणों में यूपी में चुनाव कराए जाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। हालांकि इससे पहले 1 नवंबर को खुद अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव के इस ऐलान ने तब सबको चौंका दिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अगर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अखिलेश यादव फिलहाल आजमगढ़ सीट से लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले चुनावी मैदान में उतरने के सवाल पर अखिलेश यादव यही कहते आए हैं कि उन्हें पार्टी के निर्णय पर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि जब से
बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तब से बीजेपी लगातार अखिलेश पर यह बोलकर हमलावर है कि क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ऐसे में अब अखिलेश यादव के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस बात पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के अभियान में कमर कसने को तैयार नजर आ रही हैं। टीएमसी ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी। टीएमसी ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल सभा करेंगी। इसके बाद वो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ऑनलाइन प्रचार करेंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी बीते कुछ समय से बीजेपी विरोध में केंद्रीय स्तर पर एक विपक्ष बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं और इन्हीं कोशिशों के तहत ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन करने का ऐलान किया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी पिछले साल जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तब ममता बनर्जी का समर्थन किया था। उत्तराखंड में 14 फरवरी को सभी 70 सीटों के लिए मतदान होगा। इसको लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सीएम धामी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी में जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, हमने सभी प्रदेश के हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर जिले स्तर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, सभी की राय शुमारी हुई है। उसमें चूँकि हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सभी जगह से अनेकों अनेक दावेदारों के नाम आए हैं। वो सारे नाम हमने केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसमें रख दिए हैं। उसमें से अब जिन नामों पर भी फैसला होगा देश काल परिस्थिति के अनुरूप, उन सभी पर अपने समय से फैसला हो जाएगा। हमने जो पिछले 5 सालों में जो काम हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं वहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, अनेकों क्षेत्रों में काम हुआ है, जो सड़कों के क्षेत्र में हो, रेल के क्षेत्र में हो, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिन क्षेत्रों में काम न हुआ हो। हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और हम आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको अपना आशीर्वाद देगी और उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार चुनेगी जो केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, ऐसी सरकार जो उत्तराखंड की जनता की जरूरत केंद्र के सामने रखे, केंद्र उसको अपनी प्राथमिकता में ले, दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाएं। गोवा में 14 फरवरी को सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। सीएम प्रमोद सावंत फिर से गोवा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। सीएम सावंत ने कहा है कि पहली बार बीजेपी गोवा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या कुछ कहा है प्रमोद सावंत ने, आपको सुनाते हैं। जी हाँ, आपकी बात सही है कि फर्स्ट टाइम हम विदाउट अलायंस और 40 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। कार्यकर्ता में बहुत जोर से उत्साह है और लोगों में भी उत्साह है कि पार्टी फर्स्ट टाइम ऑल द 40 सीट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम मेजोरिटी ऑफ सीट से हम जीत के आएंगे, हम चुन के आएंगे और बहुमत की सरकार हम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच पार्टी टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के बागी तेवर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब मथुरा से बीजेपी नेता एसके शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए पार्टी के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं बची। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। हम 5 साल से नाटक में लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं। हमने शरीर की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने व्यापार की चिंता नहीं की। रात दिन जिस जगह हम लगे, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। पूरा जनपद जानता है, पूरी जनता जानती है, पूरे हमारे मीडिया बंधु पत्रकार बंधु जानते हैं किस तरीके से हमने वहाँ अपना फसल तैयार की। हमने लक्ष्य बनाया हुआ था कि आदिम अधवर आदिम पूरा कर। हमको 1.25 लाख वोटों का लक्ष्य बनाया हुआ था माटो में। जो मैं ईमानदारी से समर्पित भाव से, मेरा जैसा आदमी जिसने पूरा जीवन नौछावर कर दिया हो पार्टी के लिए, संगठन के लिए, उसके साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे से आदमी के साथ हुआ है तो बख्शा कोई नहीं जाएगा।
इन्हीं कारणों से मैं दुखित होके, पीड़ित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूँ भाजपा से। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को उसकी सभा में कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में चेतावनी देकर छोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने इससे पहले गलती मानकर पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि यह पार्टी का पहला उल्लंघन था। ऐसे में पार्टी भविष्य में और ज्यादा सावधान रहे और चुनाव के दौरान सभी मौजूद मानदंडों और दिशा निर्देशों का पालन करें। इससे पहले शनिवार को चुनाव आयोग ने सपा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आपको बता दें कि 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में वर्चुअल रैली के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई विधायकों ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे कोविड प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग के फैसले का उल्लंघन किया गया। अगले ही दिन पुलिस ने रैली में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। अब खबर कोरोना से जुड़ी। 2 दिनों की कमी के बाद एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण में काफी बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2.82 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 18.9% अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में 441 लोगों को कोरोना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,31,000 हो गई है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में देश में कुल 1,88,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना के 41,457 मामले सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 39,207 मामले सामने आए हैं। केरल में 28,481 मामले, तमिलनाडु में 23,888 मामले और गुजरात में 17,119 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे साल भी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं होगा। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से मिली है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल गणतंत्र दिवस पर मध्य एशियाई देशों से कोई विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं होगा। सरकार ने 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन अब योजनाओं को रद्द कर दिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से प्रसार और हाल ही में कजाकिस्तान में हिंसक विरोध, जिसके परिणाम स्वरूप 220 से अधिक लोगों की मौत हुई, इस वजह से इस साल मध्य एशियाई नेताओं की भागीदारी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में रद्द कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस साल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 70 से 80% घटकर लगभग 5 से 8 हजार रह जाएगी। पिछले साल की परेड में लगभग 25,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। एयर इंडिया की अमेरिका और भारत के बीच विमान सेवाओं में 19 जनवरी यानी आज 5G इंटरनेट के चलते खास बदलाव किए गए हैं। अमेरिकी उड्डयन नियामक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 5G के चलते विमान के रेडियो, अल्टीमीटर, इंजन और ब्रेक सिस्टम में बाधा पैदा हो सकती है, जिससे रनवे पर विमान को लैंड होने में परेशानी का सामना किया जा सकता है। वहीं दुबई में अमीरात एयरलाइंस ने बीते दिन अमेरिका के अलग अलग जगहों को जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया। एयर इंडिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका में 5G के चलते भारत में वहां की सेवाओं में 19 जनवरी 2022 में बदलाव किया जाएगा। कंपनी ने आगे कहा कि इसके अलावा विमान के प्रकार में भी बदलाव किया जाएगा, जिसके बारे में जल्द अपडेट दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का, और अगली खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है धौलपुर से। दरअसल धौलपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। धौलपुर में बुधवार सुबह NH 11 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। राजस्थान रोडवेज की बस और टेम्पो के
बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज इस वक्त धौलपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास की है। हादसे की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। एक ही है ना। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज पर लगातार जारी है।